आज का जो टॉपिक है वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे मेन टास्क होता है वो तीन किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। एक तो होता है प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना। दूसरा होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। और तीसरा होता है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस जो प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन होता है उसका एक पोर्शन होता है, ठीक है, जो क्यू में लगा हुआ हो ताकि प्रोसेसर को एक्सेस कर सके और एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, इसको इस तरह समझें कि आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर डिवाइड हुआ हुआ होता है और वो पोर्शन सारे मेमोरी में लोड हुए हुए होते हैं और जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ती है उन्हें मेमोरी से उठा के प्रोसेसर की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसर उन्हें जो ना एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन इज नॉन एज प्रोसेस। अभी आपको बताया कि एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा हो वो जो है प्रोसेस कहलाता है, यानी वो प्रोसेस नहीं कहलाता। प्रोग्राम के जो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जो एग्जीक्यूशन क्यू में लगे हुए होते हैं उनमें से हर एक पोर्शन जो है वो एक प्रोसेस कहलाता है। अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है जी, एक कंप्यूटर है उसमें ये सलाहियत होती है कि वो बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब प्रोसेस में नीड रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। अब जब प्रोसेस रन होता है तो उसे कुछ बेसिक रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। नंबर वन, उसे प्रोसेसर का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, नंबर टू, उसे मेमोरी चाहिए होती है, क्या कहते हैं प्राइमरी मेमोरी या प्रोसेसर की जो अपनी मेमोरी है, ठीक है, वो चाहिए होती है, या मेमोरी या जो है वो एंड इनपुट आउटपुट। और उसे इनपुट आउटपुट की भी जरूरत होती है। बाज़ों का जो है वो प्रोसेस जो है वो इनपुट का वेट कर रहा होता है, बाज़ों का आउटपुट डिवाइसेस पे जो है वो मैसेज भेज रहा होता है। प्रिंटिंग के केस में आउटपुट पे भेज रहा है, आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो प्रोसेस कीबोर्ड से वेट कर रहा है कि इनपुट दी जाए। The operating system handles these tasks for the processes। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन टास्क को किसको, प्रोसेसर उसको अलोकेट करना, मेमोरी अलोकेट करना या रीड करना या राइट करना जिसके लिए भी उसे मेमोरी चाहिए, जिस ऑपरेशंस के लिए भी, और इनपुट आउटपुट को मैनेज करना इस प्रोसेस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन रिसोर्सेज को एलोकेट करता है प्रोसेस को। It also protects the resources of one process from the other process। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम है वो ये है कि एक अगर प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट की हुई हो तो इस चीज को इंश्योर करे कि कोई दूसरा प्रोसेस इससे रिसोर्सेज को ग्रैब ना कर सके। ठीक है, कोई छीन ना सके या उस पर ले ना सके उससे। Process management actually describes the state and resource ownership of each process। बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक चीज होती है, उसके जरिए मैनेज की जाती है। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि एक प्रोसेस किस स्टेट में है। ठीक है, अब ये स्टेट किस चीज का नाम है ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोसेस कितनी स्टेट में हो सकता है, ये आगे टॉपिक है हमारा। ठीक है, और ना सिर्फ ये है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है प्रोसेस की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा होता है, बल्कि वो ये चीज भी इस चीज का भी रिकॉर्ड रखता है कि किस प्रोसेस की ओनरशिप में कितनी रिसोर्सेज हैं और कितनी देर से हैं। ठीक है जी, अब मैं ये बात कर रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए वो कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है। इसकी एग्जांपल हम आपको देते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को तीन प्रोसेस मैनेज करने, एक्स वाई और जेड। अब सीपीयू जो है मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स यूज कर सकता है, मुख्तलिफ पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकता है इन तीनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। उनमें से दो मैं आपको अभी बताता हूँ, उसमें एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो कल आप मुझे सबमिट कराएंगे। ठीक है, अब प्रोसेस एक्स जो है, सपोज कीजिए कि प्रोसेस एक्स कंप्लीट होने के लिए उसे 6 मिली सेकेंड का टाइम दरकार है। प्रोसेस वाई जो है वो कंप्लीट होने के लिए 3 मिली सेकेंड जो है उसे दरकार है। और प्रोसेस जेड जो है जो तीसरा प्रोसेस है उसे कंप्लीट होने के लिए 2 मिली सेकेंड दरकार है। ठीक है, ये सिनेरियो है। इस एक सिनेरियो के तहत आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सिनेरियो देके आपसे कहा जा सकता है कि आप इसकी डायग्राम बनाए तो कुछ आप इस तरह बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह ये बनी हुई है। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है
कि एक्स वाई जेड तीनों प्रोसेस जो है वो इस तरह एग्जीक्यूट हो कि पहले एक्स एग्जीक्यूट हो। जब एक्स एग्जीक्यूट होगा तो माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइम है वो 6 मिली सेकेंड कंज्यूम होगा। तो आपका जो प्रोसेस एक्स है, ये प्रोसेस एक्स जब तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा 6 मिली सेकेंड तक, उस वक्त तक प्रोसेस वाई और प्रोसेस जेड वेट करेंगे क्यू के अंदर। ठीक है, जब प्रोसेस एक्स कंप्लीट हो चुका हो जाएगा तो उसके बाद प्रोसेस वाई स्टार्ट होगा। प्रोसेस वाई कितने मिली सेकेंड लेगा? 3 मिली सेकेंड लेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो टोटल सीपीयू टाइम जब तक एक्स और वाई प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो तो 9 मिली सेकेंड हो जाएगा टोटल सीपीयू टाइम। यानी इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जेड को एग्जीक्यूट होने के लिए 9 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा और 9 मिली सेकेंड के बाद वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और 2 जो है मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा और टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 11 मिली सेकेंड होगा। क्या है, अगर हम इसका एवरेज टाइम निकालें तो वो कुछ इस तरह से है कि पहले एक्स को पहला प्रोसेस जो है उसने 6 मिली सेकेंड वेट किया, दूसरे प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो उस वक्त सीपीयू टाइम 9 था, और तीसरा जो जब एग्जीक्यूट कंप्लीटली हो गया तो उस वक्त सीपीयू टाइम 11 था। तो इसको जब हम सम यस सर। करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा तमाम प्रोसेस का। ठीक है, कि तमाम प्रोसेस ने एवरेज वेटिंग टाइम इतना किया, एवरेज टाइम इतना हो गया। केस 2 देखिए, केस 2 को हम इस तरह अगर अरेंज करें कि y पहले एग्जीक्यूट हो फिर z और फिर x हो तो वो सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाएगा। वो ये कि जब y एग्जीक्यूट होगा तो उसने 3 मिली सेकेंड लेने हैं। इसका मतलब ये है कि आगे z और x दोनों प्रोसेस जो है वो 3 मिली सेकेंड तक उन्होंने वेट किया। उसके बाद एक और छोटा प्रोसेस उठाया माइक्रो प्रोसेसर ने, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने, वो z था। z ने कितने मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होना? 2 मिली सेकेंड। तो 5 मिली सेकेंड के अंदर अंदर दो आपके जो क्या कहते हैं प्रोसेस थे वो एग्जीक्यूट हो गए। उसके बाद बड़ा प्रोसेस उठा लिया और उसको जो है कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया। अब इस केस में क्या हुआ कि y ने एग्जीक्यूट होने के लिए 3 मिली सेकेंड वेट किया, आपके Z ने एग्जीक्यूट होने के लिए 5 सेकंड, और X जनाब अली कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ वो 11 सेकंड के अंदर ये एग्जीक्यूट हो गया सारा। अब इसका अगर हम वेटिंग टाइम निकालें एवरेज, अब इन तीनों को सम करके जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 6.33 है। ठीक है, एक पॉलिसी थी केस 1 में, एक पॉलिसी थी केस 2 में। तो ऑब्वियसली जो माइक्रो प्रोसेसर का जो वेटिंग टाइम है वो सेकंड पॉलिसी के अंदर, सेकंड केस के अंदर बेहतर है। सही है, तो अगर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सेकंड पॉलिसी अडॉप्ट करेगा तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है। अब होमवर्क मैंने आपको ये देना है, पहला केस है एक्स वाई जेड, दूसरा है वाई जेड एक्स। आप मुझे ये बताएं कि आप ये बताएं कि जेड वाई एक्स में एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा और जेड एक्स वाई में एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा। ठीक है, ये मैं ग्रुप पे भी शेयर करा दूंगा होमवर्क आपका। मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शन परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेमोरी मैनेजमेंट। जब मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है तो उस वक्त नॉर्मली यही चीज कंसीडर की जाती है कि ये रैम मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट is one of the important functions of operating system. It controls and manages the operation of main memory. Main memory का मतलब क्या? RAM के operations को control कर रहा होता है। It allocates the required memory for program and data. Operating system की एक और responsibility ये होती है कि वो प्रोग्राम और डाटा को के लिए मेमोरी को एलोकेट करे। ठीक है, वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है और डाटा वो डाटा जिसकी उसकी जरूरत पड़े। एग्जाम्पल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने खोला हुआ है, ये प्रोग्राम है, इसमें जो कुछ आप टाइप कर रहे हैं डाटा हो गया, जो आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इट ऑल्सो डी एलोकेट का मतलब होता है कि फ्री कर देना मेमोरी को। When a program is closed, जब प्रोग्राम क्लोज कर हो जाता है तो ये मेमोरी डीएलोकेट हो जाती है, रैम में से निकल जाता है वो, एंड इट इज नो मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। देन इट अपडेट्स द स्टेटस ऑफ द मेमोरी। क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, किसको? प्रोग्राम को, डाटा को, नंबर 1। नंबर 2, जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होता है, उस वक्त डीएलोकेट करता है, स्पेस फ्री करता है रैम को, और स्टेटस अपडेट करता है रैम की कि इस वक्त रैम में कितनी जगह बाकी है, हम कितने प्रोसेस को मजीद अकोमोडेट कर सकते हैं।
अब एग्जाम्पल इस तरह दी हुई है, देखिए कि ये जो फिगर दी हुई है वो ये बता रहा है कि प्रोसेस, ये रैम है, ठीक है, वर्किंग मेमोरी है, आपकी यूजर स्पेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस तरह यूज कर रहा है कि प्रोसेस वन चूंकि एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसे यहाँ से निकाल के वापस सेकेंडरी स्टोरेज में लेके जा रहा है, और अब उसे जरूरत पड़ रही है प्रोसेस टू की, तो सेकेंडरी स्टोरेज यानी मेमोरी या फ्लैश ड्राइव से उसको उठा के मेमोरी में लेके आ रहा है। मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ अगर किसी प्रोसेस को लेके जाया जाता है तो उसे टेक्निकली जो टर्म है उसके लिए उसे उसे कहा जाता है ये स्वैप आउट हम कर रहे हैं प्रोसेस को। और सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ अगर प्रोसेस आता है तो उसे हम टेक्निकली जो टर्म यूज करते हैं वो है स्वैप इन। यानी कि स्वैप आउट जब भी हम टर्म यूज करेंगे इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जा रहा है, और स्वैप इन टर्म जब यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी स्टोरेज से आप प्रोसेस को उठा के मेन मेमोरी की तरफ लेके आ रहे हैं। आपसे मुराद ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के उसको मेन मेमोरी की तरफ लेके आ रहा है। फाइल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। इसका परसों भी मैंने एग्जांपल दी थी कि हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फाइल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इस चीज को डिफाइन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और वंस डेफिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, आपका तमाम डाटा उसी फॉर्म के अंदर सेव होता है। आपके पास जो प्रॉपर फाइल फॉर्मेट अवेलेबल है वो FAT32, NTFS, ये इस तरह के जो है वो फाइल सिस्टम अवेलेबल है जिसको यूज करते हुए आप अपनी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं। डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब ये होता है कि आप एक पॉलिसी डिवाइस कर रहे हैं कि आपका डाटा किस फॉर्मेट के तहत इस डिस्क के ऊपर सेव होता है। आपका इस डिस्क के ऊपर जो एड्रेसिंग स्कीम है वो क्या होगी, फॉर्मेट ऑपरेशन आपको ये चीज इंश्योर करता है। तो फाइल मैनेजमेंट उसी चीज से रिलेटेड है। फाइल मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम फोल्डर किसे कहेंगे, फोल्डर के अंदर एंट्रीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी फाइल की एंट्रीज है, हम फाइल किसे कहेंगे, फाइल का मिनिमम फाइल जो है उसके चंक्स कनेक्टेड किस तरह से होंगे मेमोरी के अंदर, एंड सो ऑन ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड डीवीडी। ठीक है जी। अब फाइल मैनेजमेंट होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। It allows users to perform operations such as creating the file, deleting the file, copying the file, moving, renaming and searching the file and folder. आप देखें फाइल और फोल्डर पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं। फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करते हैं, हम फाइल क्रिएट करते हैं, उन्हें डिलीट करते हैं, Yes, sir. उन्हें कॉपी करते हैं, उन्हें मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें रीनेम करते हैं, उन फाइलों को हम सर्च करते हैं, फोल्डर्स को सर्च करते हैं। ये सारे ऑपरेशन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे ऑपरेशन हम फाइल और फोल्डर्स पे परफॉर्म करते हैं, और ये सारे ऑपरेशन हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें फुल सपोर्ट होती है ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। इट ऑल्सो अलाउज द यूजर टू परफॉर्म रीड राइट ओपन एंड क्लोज ऑपरेशन। ना सिर्फ ये इन फाइलों के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बल्कि रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ओपन ऑपरेशन और क्लोज ऑपरेशन भी फाइल और फोल्डर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका जो है सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर फाइल्स को किस तरह स्टोर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डाटा को किस तरह मैनेज करेगा, डाटा रीड किस तरह करेगा सेकेंडरी स्टोरेज से, डाटा सेकेंडरी स्टोरेज पे राइट किस तरह करेगा। सेकेंडरी स्टोरेज से मुराद क्या है, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव एंड सो ऑन। Secondary storage management is a function of operating system in which operating system manages the secondary storage devices like hard disk. The operating system manages the free secondary storage management. Secondary storage management is a function of operating system in which operating system manages the secondary storage, that is hard disk type चीजें। ठीक है, the operating system manages the free space and data on the storage devices. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी हार्ड डिस्क या यूएसबी के ऊपर फ्री स्पेस है उसको किस तरह मैनेज कर रही है, या जो डाटा मौजूद है उसको किस तरह मैनेज कर रही है। सेकेंडरी स्टोरेज पे से रीड ऑपरेशन किस तरह होगा, सेकेंडरी स्टोरेज पे राइट ऑपरेशन किस तरह होगा, सेकेंडरी स्टोरेज पे डिलीट ऑपरेशन किस तरह होगा। इट ऑल्सो अलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द स्टोरेज स्पेस टू यूजर प्रोग्राम। ठीक है जी। अब ये जो यूजर प्रोग्राम को स्पेस एलोकेट करना और डी एलोकेट करने का मतलब क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। आप यूजर प्रोग्राम को एक तो इंस्टॉल करते हैं या सेटअप फाइलों को कॉपी करते हैं। जब कॉपी कर रहे होते हैं तो वो एज अ डाटा यूज हो रहा होता है,
और जब इंस्टॉल करते हैं तो वो एज अ प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज अ फाइल F1 नीड्स टू बी स्टोर्ड ऑन द, एक फाइल आप स्टोर करना चाह रहे हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल चेक द फ्री स्पेस ऑन द डिस्क। सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम ये करेगा कि आपके डिस्क के ऊपर चेक करेगा कि आपकी इतनी स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। If space is available, otherwise the operating system will show a message to the empty the space. अगर स्पेस होगी तो वो चेक करेगा पहले, और अगर इतनी स्पेस अवेलेबल होगी तो वो सेव कर लेगा। अदरवाइज ये क्या करेगा कि आपको मैसेज करेगा कि जनाब आप जो है क्या नाम है, स्पेस को अपनी जगह बनाए अपने डिस्क के अंदर, ये फाइल आपकी अवेलेबल स्पेस से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, लार्ज है। आईओ मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। यानी कि इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट को रीड और राइट करना, इनपुट पोर्ट से डाटा को सेंस करना और आउटपुट पोर्ट की तरफ डाटा को भेजना, ताकि आउटपुट पोर्ट पे जो भी आउटपुट डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल है वो उस डाटा को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। पोर्ट का मतलब क्या है, वो लोकेशन जिस लोकेशन पे आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस, जो आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो अटैच हुई हुई हो, वो इनपुट आउटपुट पोर्ट कहलाती है। जैसे आजकल हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन पोर्ट है वो है यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट के ऊपर आपकी इनपुट डिवाइसेस भी अटैच हो सकती हैं और आपकी आउटपुट डिवाइसेस भी अटैच हो सकती हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि इस यूएसबी पोर्ट को रीड करे और इसके ऊपर डाटा को सेंड करे। आगे जो भी डिवाइस आपके पास मौजूद है वो डिवाइस उस डाटा को जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड डाटा क्रिएट करता है और आपकी इनपुट पोर्ट तक भेज देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट पोर्ट से डाटा को रीड करता है। इसी तरीके से मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो भी आपके जो है क्या करती हैं कि वो भी आपके यूएसबी पोर्ट पे कनेक्टेड होती हैं, वो भी आपकी यूएसबी पोर्ट पे कनेक्टेड होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूएसबी पोर्ट तक डाटा भेजता है और आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो उस डाटा को रीड करके अपने फंक्शंस के हिसाब से उसको या तो डिस्प्ले करा देती है, अगर मॉनिटर है तो वो डिस्प्ले करा देगी, और अगर आप प्रिंटर है तो वो आपको हार्ड कॉपी आपके हवाले कर देगा, ठीक है। जैसे अब इसने बताया द यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ये कुछ कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जो आप यूज करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम manages the operation of these devices that improves the performance of computer. ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेस को इस तरह मैनेज करता है कि आपकी ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर रहे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सपोज 3 प्रोसेस, ये प्रोग्राम नहीं प्रोसेस है, P1 P2 एंड P3 नीड टू यूज अ प्रिंटर। अब ये 3 प्रोसेस आ गए जिन्होंने प्रिंटर यूज करना है, यानी हमने 3 डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए दे दिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोग्राम इज अलाउड टू यूज इट फर्स्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन से प्रिंट को पहले जनाब वाली प्रिंट होना है। इट विल क्रिएट अ क्यू, आपने देखा होगा जब प्रिंटिंग करते वक्त कि क्यू बन जाती है, इट विल क्रिएट अ क्यू एंड ईच प्रोग्राम विल यूज द टर्न बाय टर्न। जब उनकी बारी आती है क्यू के अंदर उस वक्त वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट, एक और इम्पोर्टेंट फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि वो नेटवर्क को मैनेज करता है, नेटवर्क के रिसोर्सेज, नेटवर्क को एस्टेब्लिश होने में हेल्प करता है। नेटवर्क मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड मॉनिटर्स द रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क मैनेजमेंट जो पोर्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या कर रहा होता है कि रिसोर्सेज को नेटवर्क के ऊपर मॉनिटर भी कर रहा होता है और मैनेज भी कर रहा होता है, ठीक है। इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट यूजर ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट पोर्शन होता है वो क्या करता है कि यूजर ग्रुप क्रिएट करने में हेल्प करता है, यूजर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं उसको आप यूज करते हुए, और हर यूजर ग्रुप को उनके मुताबिक प्रिविलेजेस असाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कुछ। इट अलाउज शेयरिंग द नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर, डीवीडी, etc टू डिफरेंट यूजर। नेटवर्क मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि आप अपने नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ दूसरे नोड्स की रिसोर्सेज को यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क है अच्छी बड़ी लगी हुई है तो उस हार्ड डिस्क आप यूज कर सके। एक कंप्यूटर प्रिंटर अटैच हुआ है तो सारे कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क प्रिंटर को एक्सेस कर सकें। इट आल्सो डिटेक्ट्स एंड सॉल्व्स द नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है
उसका एक और काम ये होता है कि नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हों उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करे और सॉल्व करे। ठीक। प्रोटेक्शन सिस्टम एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि यूजर को जो प्रिविलेज असाइन किए गए हैं यूजर उन्हीं प्रिविलेज के मुताबिक जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को यूटिलाइज कर सके और अपनी प्रिविलेज से एक्सेस ना करे। ठीक है। अगर वो एक्सेस करने की कोशिश करे, हैक करने की कोशिश करे सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करता है और जो कुछ भी वो उसकी पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के तहत वो रिएक्ट करता है। ठीक है। प्रोटेक्शन सिस्टम का काम यह है कि यूजर क्रिएशन टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम एंड check whether the user is using the computer system according to the privileges assigned to him. Protection system is a part of operating system that ensures each resource of computer is used according to the privileges assigned to user by the system. ये इस चीज को प्रोटेक्शन सिस्टम इंश्योर करता है कि यूजर को जो राइट दिए गए यूजर उन्हीं राइट्स के तहत ऑपरेट करे। इट प्रोटेक्ट्स द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स। अनऑथराइज्ड यूजर को वो ब्लॉक करे और उन्हें उन्हें सिस्टम को यूज ना करने दे, यानी कि कोई हैक करने की कोशिश करे तो उन्हें ब्लॉक कर दे। द यूजर्स आर प्रोवाइडेड स्पेसिफिक यूजर नेम पासवर्ड। अब यूजर के पास क्या होता है, स्पेसिफिक यूजर नेम और पासवर्ड होता है टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द सिस्टम, ताकि वो उसे सिस्टम को मिस यूज ना कर सके। ठीक है बेटा। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर फंक्शंस थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम इससे कहीं ज्यादा काम कर रहा होता है। ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जानी है इनिशियल लेवल पे, कि कम से कम आपको एक नो हाउ हो जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेन कौन कौन से काम कर रहा होता है। आई होप कि आपका लेक्चर आज का समझ में आया होगा।